राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ जो चैनल पे नहीं है या नहीं सब्सक्राइब किए जल्दी से कर दें, एपिसोड को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। लेट्स स्टार्ट। रुद्र अभियान की बात सुनकर उसे सर्द नजरों से देखता है। रुद्र को अब अभियान पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र अभियान को बहुत ही बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, तू अगर मेरा दोस्त नहीं होता ना तो सच कह रहा हूँ मैं तुझे जान से मार देता। और तू ये क्या बार बार मुझे उससे दूर जाने को कहता है। दोस्त के नाम पर मेरे प्यार का दुश्मन बना बैठा है। एक बार शादी हो जाने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ। रुद्र की आवाज़ अब थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। अभियान उसके कंधे पे हाथ रखकर धीरे से थपथपाता है और फिर कहता है, तुझे शांत करने के लिए मुझे यह बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पता है तुझे जब भी मैं यह बोलता हूँ तो तू रुक जाएगा। रुद्र अभियान को खा जाने वाली नजरों से घूरता है। फिर कुछ बोलने ही वाला होता है कि पीछे से आव्या की मीठी सी आवाज़ आती है, आप दोनों लड़ रहे हो। रुद्र पीछे मुड़कर देखता है। अभियान भी उसे और ही देखता है। आव्या इस वक्त दरवाजे के पास खड़ी थी। उसने अपने आधे शरीर को छुपा रखा था। वह दोनों को झांकते हुए देख रही थी। इस वक्त आव्या बिल्कुल बिल्ली बच्ची जैसी ही लग रही थी, जैसे बिल्ली की बच्ची खाने के लिए झांकती है। बिल्कुल उसी तरह रुद्र गहरी सांस लेता है। अब आव्या को देखकर ही रुद्र का सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। आव्यान दोनों को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। इतना बोलते आव्यान आगे बढ़ जाता है। रुद्र एक नज़र आव्यान को देखता है, फिर आव्या के पास चला जाता है। आव्या ने इस वक्त शर्ट और जीन्स पहनी थी, जो शायद पहले से वहाँ रखा हुआ था। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, चले बेबी गर्ल। आव्या हाँ में से लाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शिप से निकलने के बाद तीनों अब साथ में चल रहे थे। आव्या उन दोनों के साथ चलते हुए कहती है, वो था कौन? बिल्कुल रुद्र की तरह दिख रहा था, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। आव्या चलते हुए बिना भाव के जवाब देता है, तुम्हारा भाई ससुर। आव्या हैरान होकर एकदम से रुक जाती है। रुद्र आव्या का रुका हुआ देखकर उसके पास जाता है और आव्या को हाथ पकड़ बिल्कुल किसी छोटे बच्चे के जैसे उसे ले जाता है। आव्या उसके सवालों से घिरे रुद्र से कहती है, रुद्र तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुद्र कोई जवाब नहीं देता। इस बार भी आव्या ही जवाब देता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं था। आव्या फिर से हैरान होकर रुद्र को देखती है। आव्या अपने सवालों के कंटिन्यू रखते हुए कहती है, तो इसका मतलब अब तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा भाई की नफरत ही मुझे झेलनी पड़ेगी। आव्या कंटिन्यू इस बात को बोली जा रही थी और रुद्र और अभियान बस उसके सवालों से एंजॉय कर रहे थे। गाड़ी के पास पहुंचते ही आयान कहता है, मुझे बस कुछ काम है तो दूसरी गाड़ी से जाता हूँ, तुम लोग आओ। आयान रुद्र को एक नज़र देखता है और दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। रुद्र और आव्या भी अब गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी अब आगे जाने लगती है। आव्या अब रुद्र को देखती है और फिर कहती है, वैसे और कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? देखो मुझे पहले से बता दो। रुद्र अब भी शांत था। रुद्र को बिल्कुल शांत देखकर आव्या उसे थोड़ा सा झांक कर देखती है, तो झांकते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम स्टैचू की तरह क्यों बैठे हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ। आव्या अब तक रुद्र को झांकते हुए देख रही थी। वह रुद्र के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी, पर रुद्र बहुत ही सीरियस में चुपचाप बैठा हुआ था। आव्या भी थोड़ी सीरियस हो जाती है और उसे कहती है, क्या हुआ रुद्र, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देखो अगर गुस्सा इस वजह से है कि मैं तुम्हें पहचान पाई तो तुम गलत हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन वो बिल्कुल तुम्हारी तरह से एक्ट कर रहा था और उसने मुझे टच भी करने से मना कर दिया था। आव्या अपनी पूरी सफाई दे रही थी, पर रुद्र को कोई रिएक्शन नहीं था। आव्या अब रुद्र का हाथ पकड़ मुंह बनाते हुए हिलाकर कहती है, क्या है, मुझसे बात करो ना। रुद्र बात करो ना। रुद्र अब भी कुछ नहीं बोलता। आव्या सीरियस से उसके चेहरे को देखती है। उसने रुद्र के हाथ को पकड़ा हुआ था। आव्या को अब बहुत अजीब सा लगता है। उसके अंदर रुद्र से बात करने की चाहत बढ़ती जा रही थी। आव्या अब उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाती है और घुमा नहीं पाती। आव्या अब रोनी सी शक्ल बनाकर रुद्र को देखती है। रुद्र बात करो ना मुझसे। देखो अगर तुम बात नहीं करोगे तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगी, फिर तो मुझे मना ही नहीं पाओगे। रुद्र का मुंह अब भी नहीं खुलता।
रुद्र अब थोड़ा सा इरिटेट होकर कहती है, रुद्र अब थोड़ा इरिटेट रुद्र से आएगा अब थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, एटलीस्ट मुझे ये तो बता दो तुम नाराज़ क्यों हो। रुद्र बुलाते हुए वह फिर से रुद्र को हिलाने लगती है। कुछ देर में दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। रुद्र अपनी जगह से उठकर बाहर निकल जाता है। आव्या उसे जाते देखकर जल्दी से खुद को भी उतर जाती है। रुद्र अब अपनी कार की ओर जा रहा था। आव्या दौड़ते हुए उसे पास जाती है और उसकी बाजुओं को पकड़कर कहती है, रुद्र कहाँ जा रहे हो, सुनो ना। रुद्र आव्या के छोटे से चेहरे को एक नज़र देखता है, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान था। परेशानी इसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। उसकी वजह से उसका मुंह और भी ज़्यादा छोटा सा हो गया था। रुद्र अब उसे नज़रें हटाकर आव्या के हाथ को अपने बाजुओं से हटाता है और कार में बैठ जाता है। आव्या उसे देखती रहती है। रुद्र अब कार स्टार्ट करके चला जाता है तो वहीं आव्या अपनी जगह पर ही खड़ी रह जाती है। रुद्र की कार जैसे ही वह से निकल जाती है, आव्या भी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वह रुद्र के धीरे से कहती है, रुद्र मुझे नाराज़ है पर मेरी कोई गलती नहीं थी। आव्या को अब बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। कुछ देर तक वह खड़ी रहने के बाद आव्या मुड़कर घर के अंदर चली जाती है। आव्या अंदर जाती है तो उसे सोफे पर बैठा ध्रुवंश दिखता है, जो अपनी किसी मीटिंग में बिजी था। आव्या हल्का दौड़ते हुए जाती है और तुरंत ध्रुवंश के जाकर लिपट जाती है। आव्या ध्रुवंश से गले लग जाती है। ध्रुवंश का फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। आव्या के आते ही ध्रुवंश इशारे से मीटिंग एंड करने को बोलता है। फिर लैपटॉप को बंद करके अपने एक्सप्रेशंस नॉर्मल करके आव्या के पीठ पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश क्या हुआ ट्यूलिप? आव्या वैसे ही लिपटे हुए कहती है, फीलिंग वेरी बैड अंश, मुझे कमरे में जाना है। ध्रुवंश आव्या को गोद में उठाकर उसके कमरे की ओर बढ़ जाता है। रात का वक्त स्प्रा अपने मम्मी पापा के साथ बैठी हुई थी और दोनों डिनर कर रहे थे। उसकी माँ स्प्रा के घर आने से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इस वजह से उसने स्प्रा के लिए उसका मनपसंद खाना बनाया था। पर उसके पापा जगदीश नाराज से लग रहे थे। स्प्रा खाते हुए इस वक्त जगदीश जी को ही देख रही थी। जगदीश जी बहुत ही सीरियस से खाना खा रहे थे। स्प्रा ने शौर्य के लिए उन्हें कन्विंस्ड भी किया, पर जगदीश जी का कोई जवाब नहीं आया। जगदीश जी को बस यही याद आ रहा था कि किस तरह से शौर्य ने उसकी बेटी के साथ ज़बरदस्ती शादी की। इसके सिवाय उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। सुहा जी भी ध्यान बाप बेटी पर था। जगदीश जी सबसे ज़्यादा स्प्रा को प्यार लुटाते थे। स्प्रा भी सबसे ज़्यादा प्यार अपने पापा को ही करती थी। तीनों को ही जब खाना खत्म हो गया तो जगदीश ने हाथ धोने के लिए उठते हुए उससे पहले स्प्रा उनके हाथों को पकड़ लेती है। जगदीश जी स्प्रा को देखते हैं। स्प्रा अपने पापा को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए कहती है, पापा कुछ तो जवाब दीजिए। जगदीश जी उसे नाराज़गी से जताते हुए कहते हैं, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें अपने जन्म देने वाले माँ बाप के साथ रहना है या उस गुंडे के साथ रहना है जिसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की। इतना बोलते ही जगदीश जी अपना हाथ छुड़ाकर हाथ धोने चले जाते हैं। स्प्रा उनके पीछे जाते हुए कहती है कि पापा वो गुंडे नहीं है। हर वक्त उन्होंने मेरा साथ अच्छे बर्ताव किया है। भले उनकी शादी ज़बरदस्ती से की है उन्होंने मेरे से, लेकिन कभी भी मेरे साथ उन्होंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। स्प्रा उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जगदीश जी अपना हाथ धोकर स्प्रा के ओर मुड़कर कहते हैं, हम कल यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ जा तो तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इतना बोलते ही जगदीश जी अब जाने लगते हैं। स्प्रा अचानक ही मुड़कर रोते हुए कहती है, पापा मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। स्प्रा अपने पापा को समझाते हुए थक चुकी थी। उसे बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा था। आखिरकार उसने रो ही दिया। जगदीश जी जिद्दी थे कि उन्हें स्प्रा के आंसू तक दिख नहीं रहे थे। जगदीश जी स्प्रा के आंखों में बहते आंसुओं को नज़रअंदाज करते अब चले जाते हैं। स्प्रा रोते हुए कहती है, पापा प्लीज़ समझिए ना मेरी बात को। स्प्रा जी कुछ पल जगदीश जी को देखती हैं और अब वह चले जाते हैं तो सुहा जी स्प्रा के पास आकर उसे सीने से लगा लेती हैं। स्प्रा उनके गले लगते हुए रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मुझे उनके साथ ही रहना है माँ, वो बुरे नहीं हैं। सुहा जी स्प्रा के पीठ पर रब करते हुए कहती हैं,
ऐसा रोया नहीं करते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तो फिर से बात कर लेना। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। स्प्रा आंसुओं भरी आंखों से सुहाजी को देख रही थी। सुहाजी स्प्रा के आंसू पहुँचते कहते हैं, जाओ, जाकर सो जाओ और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। सुहाजी अब स्प्रा के गाल को छू लेती हैं। स्प्रा अपनी माँ को देखते हुए धीरे से हाँ कहती है। स्प्रा अब अपने कमरे में और बढ़ जाती है। स्प्रा जो भी बर्तन साफ करने सुहाजी भी बर्तन साफ करने के बाद कमरे में जाने लगती हैं। स्प्रा कमरे में आकर जल्दी से फ़ोन लेकर शौर्य को कॉल करने कोशिश करती है, पर शौर्य कॉल रिसीव नहीं करता। स्प्रा मायूसी से फ़ोन को देखती है, फिर बालकनी में खड़ी होकर चांद को देखने लगती है। टेंशन की वजह से अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी। रात के करीब 1 बजे आधी रात हो चुकी थी। जगदीश जी की आंखों पर नींद तो थी, लेकिन नींद में कुछ वक्त के लिए जैसे दगा कर दिया। जगदीश जी की आंखें अपने आप खुल गईं। जैसे ही उनकी आंखें खुली, वह डर से उठकर बैठ गए, क्योंकि इस वक्त उस कमरे में शौर्य मौजूद था। शौर्य टेबल पर बैठा हुआ था और सिगरेट की कश लेते हुए जगदीश जी को अपनी खतरनाक नज़रों से घूर रहा था। जगदीश जी को अब शौर्य का पहला बर्ताव याद आने लगा था। किस तरह से शौर्य ने उनके सिर पर गन रखी थी। जगदीश की आंखों में डर दिख रहा था। शौर्य एक हाथ से सिगरेट पी रहा था और उसके दूसरे हाथ में गन थी, जिसे वह बार बार अपने सिर से रब कर रहा था। जगदीश जी थोड़ा हकलाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? शौर्य अपनी जगह से उठता है और धीरे धीरे जगदीश जी की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं आना तो चाहता नहीं था, लेकिन आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मुझे आना पड़ा। शौर्य की आवाज़ इस वक्त ऐसी थी जैसे कोई भी उसकी आवाज़ सुनकर डर जाए, क्योंकि उसके सीरियसनेस के साथ गुस्सा भी झलक रहा था। शौर्य ने बढ़ते कदम को देखकर जगदीश जी का डर अब बढ़ने लगा था। शौर्य जगदीश जी के करीब आते हैं और बेड पर एक पैर रखकर उसे थोड़ा करीब झुकता है। शौर्य अपने सिगरेट को साइड में रखकर अपनी गन को उन्हें दिखाते हुए कहता है, वो क्या है? ना ससुर जी, मुझे आपकी बेटी में आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना बोलते ही शौर्य गन झट से गन को जगदीश जी के माथे पर सटा देता है। जगदीश जी डर से कांप जाते हैं। शौर्य दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन आपने उसके आंखों में 2 बार आंसू आने दिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, दैट्स ऑल राइट। उसके पसंद करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जगदीश जी तो डर आपके पसंद से जगदीश जी को तो डर से नजरें बस गन पर थीं। मिडिल क्लास लोगों को गन देखने नसीब बहुत मुश्किल से मिलता है और उन्हें डर भी लगता है। जगदीश जी गन को ही देख रहे थे, इस डर से कि उन्हें शौर्य चला न दे। शौर्य जगदीश जी के चेहरे पर गन की नोक घुमाते हुए कहता है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उस पर सिर्फ मेरा हक है। आपने उसे पाला, इसकी मैं इज्जत करता हूँ, लेकिन अब उस पर किसी का हक नहीं मेरे सिवाय। उसे मुझसे दूर करने की कोशिश की तो बोलते हुए शौर्य गन को एक गमले की तरफ मोड़कर शूट करता है। जगदीश जी का डर से पूरा शरीर हिल जाता है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। शौर्य उसके डर को देखकर उनसे कहता है, अब अगर उसकी आंखों में एक भी आंसू आए तो अभी तो गमले पर गोली चली है, अगली बार आपके अपने सर पर चलेगी। जगदीश जी का मुंह बंद था, उनसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। शौर्य कुछ पल अपनी खतरनाक नज़रों से जगदीश जी को घूरता है और फिर गन को अपने बैग पर रखकर वहाँ से सीटी बजाते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। जगदीश जी की नज़र अब सोई हुई सुहाजी पर जाती हैं। शौर्य बिना पीछे मुड़े कहता है, चाहे आसमान फट जाए, सासू माँ की आंखें नहीं खुलेंगी। शौर्य अब दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। जगदीश जी समझ जाते हैं कि जरूर शौर्य ने सुहा को नींद की दवाई दी है। शौर्य स्प्रा के कमरे में जाता है तो उसकी नज़र सोफे पर सो रही स्प्रा पर जाती है। स्प्रा को भी शौर्य के ने नींद की दवाई दी थी ताकि उसे कुछ पता न चले। शौर्य स्प्रा को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है। शौर्य उसके बालों को चेहरे से हटाकर देखता है। स्प्रा नींद में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। शौर्य स्प्रा के चेहरे को देखते हुए कहता है, जितना भी मैं तुम्हें देख लूँ मन ही नहीं बढ़ता। क्या हो
तुम बीवी जो मेरा पागलपन सिर पर चढ़ जाता है। स्प्रा नींद में अपने होठों को धीरे से हिलाती है। शौर की नज़र उस पर ठहर जाती है। उसका मन तो था कि बस एक बार उन्हें चूम ले, लेकिन दिल नहीं मानता था। दिल हमेशा ही बस स्प्रा को परमिशन चाहता है। शौर्य कुछ पल स्प्रा को अपनी पागल भरी नज़रों से देखता है और फिर उसके बगल में लेट जाता है। वह स्प्रा के माथे को चूमकर उसे अपने सीने में छिपा लेता है। वहीं दूसरी ओर गुआ में सुहानी की आंखें खुलती हैं और उसकी नज़रें अपने साइड में सो रहे द्रांश पर जाती हैं, जो शर्टलेस था। नीचे उसका शर्ट गिरा हुआ था। सुहानी चादर हटाकर अपनी हालत देखती है तो उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। सुहानी खुद को कंट्रोल करती है, फिर धीरे से बेड से उठकर नीचे गिरा शर्ट उठाकर पहन लेती है। सुहानी अब अपना एयर हॉस्टेस वाले कपड़े पहन लेती है। वह एक नज़र द्रांश को देखती है और अपने धीमे कदमों से कमरे से निकल जाती है। सुहानी इधर से उधर नज़रें घुमाती है। चारों तरफ बस बॉडीगार्ड्स ही बॉडीगार्ड्स थे। सभी के हाथों में गन थी और गन लेकर इधर से उधर घूम रहे थे। सुहानी अपने कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकलने लगती है। द्रश ने तो सुहानी को पहले से ही जाने की परमिशन दे दी थी, तो कोई भी बॉडीगार्ड उसे रुक नहीं आता। सुहानी बिना किसी पर ध्यान दिए जल्दी से उस फार्म हाउस से निकल जाती है। अव्यान के कमरे में प्रज्ञा सोई हुई थी और अव्यान उसे पकड़कर अपने करीब छुपा था। प्रज्ञा कसमसाती है और फिर एकदम से ही वह अपनी आंखें खोलती है। प्रज्ञा जल्दी से अव्यान के हाथों को अपने ऊपर से हटाती है और फिर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। अव्यान की नींद हमेशा ही कच्ची रहती है। जिस वजह से वह अपनी आंखें खोलकर वॉशरूम की ओर देखता है। कुछ देर बाद प्रज्ञा वॉशरूम से बाहर आती है। वह बेड पर आकर लेट जाती है। तभी अव्यान उसे पकड़कर आंखें बंद किए हुए पूछता है, सब कुछ ठीक है ना? प्रज्ञा के चेहरे पर एकदम से डर दिखने लगता है। वह उसे डर को छुपाते हुए जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। फिर कहती है, जी हाँ। अव्यान अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलकर वह प्रज्ञा के चेहरे को देखता है। प्रज्ञा जल्दी से अपने चेहरे को अव्यान के सीने में छिपा रही थी। प्रज्ञा अव्यान के सीने में अपने चेहरे को छुपाकर कहती है कि हमें नींद नहीं आ रही है। अव्यान प्रज्ञा के बालों को सहलाता है। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान कुछ देर तक उसके बालों को सहलाता है और फिर उसके माथे पर किस करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। प्रज्ञा अब आंखें खोलती है और वह सिर उठाकर अव्यान के चेहरे को देखती है। अव्यान अपनी आंखें बंद किए ही कहता है, नींद नहीं आ रही अब? प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को छूकर कहती है, आप सोते क्यों नहीं हैं? अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर कहता है, ऐसा करके तुम मुझे सिड्यूस कर रही हो, फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। प्रज्ञा हैरानी से अव्यान को देखती है और फिर अपना हाथ पीछे कर लेती है। प्रज्ञा मुंह बनाकर कहती है, आप बहुत गंदे हैं। अव्यान आंखें बंद किए हुए प्रज्ञा के गाल पर किस करता है और उसे फिर से अपने सीने से छुपा कर कहता है, अगर तुम चाहती हो कि मैं गंदी हरकतें ना करूं तो चुपचाप सो जाओ। प्रज्ञा के अंदर भी इस बात का थोड़ा डर था, इसलिए वह बिना किसी बहस और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे, इसलिए अव्यान और प्रज्ञा फिर से सो जाते हैं। सुबह के करीब 8 बजे सुहानी इस बार अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्या देखा सुहानी ने? सुहानी की जैसी नींद टूटी, वह सामने देखती है कि उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुहानी इस वक्त द्रांश के फार्म हाउस उसी कमरे में उसी रूम में मौजूद थी। सुहानी बेड पर लेटी हुई थी और उसके कपड़े उसी तरह से फर्श पर गिरे थे जैसे कल रात द्रांश ने खोलकर फेंका हुआ था। असल में सुहानी जिस तरह से रूम से इस जगह से भागी थी, वह बस उसका सपना था। वह वहाँ से भागने के लिए इतने टेंशन में थी कि वह भागी थी, लेकिन बस सपने में। रियल में वह बेड पर थोड़ा सा भी नहीं हिली थी। सुहानी अब इस वक्त खुद को ही मारने का मन कर रहा था। सुहानी कुछ भी करती उससे पहले वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। दृश बस एक टॉवल में बाहर आता है। दृश के बालों में पानी टपक रहा था। सुहानी चादर को कसकर पकड़ लेती है। दृश का ध्यान सुहानी पर बिल्कुल भी नहीं था। वह अपने ध्यान में टेबल से फ़ोन उठाता है। दृश फ़ोन के कुछ चेक करने लगता है। तभी अचानक उसकी नज़र सुहानी पर जाती है। वह जैसे ही सुहानी को अपने बेड पर देखता है, उसका चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। वह बेड की ओर जाते हुए फ़ोन बेड पर फेंकता है। दृश सुहानी के पास जाकर उसके जबड़े को पकड़ लेता है। सुहानी एकदम से डर जाती है। दृश सुहानी को गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम अब तक यहीं हो?
मैंने कहा था ना, यहाँ से चली जाना। सुहानी कुछ भी बोल नहीं पाती। दर्श कुछ देर पहले तक तो सुहानी को गुस्से से घूरता है और फिर कहता है, मेरे साथ सोने में अच्छा लग रहा है, क्यों तुम्हें? यह सुनते ही सुहानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दर्श एक तरह से सुहानी के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहा था। सुहानी ऐसा नहीं थी, पर वह जल्दी उठ नहीं पाई। वह क्या करे? दर्श सुहानी के आंसू को देखकर उसके जबड़े को छोड़ देता है। सुहानी हंसी भरी आंखों से दर्श को देखती है। दर्श अब सुहानी के छोटे से चेहरे को देखता है जो लाल हो गया था। दर्श अब उसे देखते हुए कहता है, आखिरी बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब अगर गलती से भी मुझसे मिली तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। सुहानी जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, हाँ हाँ सर, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। दर्श एक नज़र सुहानी को देखता है और फिर कबर्ड से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में जाता है। वह अंदर जाने ही वाला था कि वह एकदम से रुककर सुहानी से कहता है, मेरी बाहर आने तक तुम्हें परछाई भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। इतना बोलते हुए दरवाज़ा बहुत जोर से बंद कर लेता है। सुहानी तुरंत बेड से उठकर अपने कपड़े पहनती है, फिर अपने आप को संभालते हुए जल्दी से कमरे से निकल जाती है, या यूँ कहें कि भाग जाती है। कुछ देर बाद रश चेंजिंग रूम से बाहर आता है। वह पूरे कमरे को देखता है, उसे अब सुहानी कहीं नहीं दिखती। रश अब नीचे जाता है और उसने असिस्टेंट से कहता है, वो जो लड़की थी उसके पास मेडिसिन भेज दो ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसका असिस्टेंट हैरान होकर दर्श को देखता है। दर्श ने आज से पहले बहुत किसी के साथ रात बिताई थी, लेकिन उसे कभी भी इस बात की चिंता कभी नहीं थी कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि आज वह किसी लड़की के प्रेग्नेंट होने पर इतना ध्यान दे रहा था। इसकी वजह यह थी कि दर्श कभी भी एक लड़की के साथ दूसरी रात नहीं बिताता था। सुहानी पहली लड़की थी जिसके साथ उसने 2 रात बिताई थी। उसका असिस्टेंट हाँ में सिर हिलाकर सिर झुका देता है। दाश डाइनिंग टेबल पर बैठकर फ्रूट सलाद खाने लगता है। दर्श खाते हुए आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करते ही दर्श कहता है, वो लड़की फिर से मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। उसका असिस्टेंट फिर से हाँ में जवाब देता है। दर्श की आंखें बंद थी और उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन चल रहा था। जैसे जैसे वो सब याद आ रहा था, दर्श का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। दर्श अपने हाथों की मुट्ठी कस लेता है और मनी मन खुद को समझाता है, नो, मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता। डैड की ज़िंदगी एक लड़की की वजह से ख़राब हो गई। मैं सिर्फ डैड से प्यार करता हूँ, सिर्फ डैड से। दर्श सबसे ज़्यादा प्यार रुद्रांश से करता था और सबसे ज़्यादा नफरत नैना से। दूसरी ओर पटना में स्प्रा के साथ जगदीश और सुहा नाश्ता कर रहे थे। जगदीश के दिमाग में बस शौर्य घूम रहा था। उसकी बस धमकी याद आ रही थी। वह शौर्य की धमकी से ज़रूर डर गया था। जगदीश जी शौर्य की धमकी से डर जरूर गए थे, लेकिन वह शौर्य शौर्य के पास अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते थे। और सॉरी, ये शायद इस ऐप में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस वाली सीरीज़ में। लेकिन अपनी बेटी शौर्य बस रात को स्प्रा के पास आया था। उसके बाद वह सुबह स्प्रा के जागने से पहले उठकर चला गया था। तीनों का नाश्ता खत्म हुआ। स्प्रा फिर से अपने पापा और शौर्य के बारे में जानना चाहती थी। उसे अपनाने में मनाना चाहती थी, लेकिन वह कुछ पूछती उससे पहले ही डोरबेल बजती है। सुहा जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलते हुए उसे सामने आदित्य, काव्या, पृथ्वीराज, विशाखा और सौरभ दिखते हैं, जिन्हें सुहा पहचानती नहीं है। काव्या अपने हाथ को छोड़ते हुए सुहा से कहती है, नमस्ते, हम शौर्य के परिवार हैं और हमें आपसे कुछ बात करनी है। सुहा जब यह सुनती है तो जल्दी से खुद भी नमस्ते करती है और उसके सबको अंदर आने के लिए कहती है। जगदीश उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है, तो सुहा जगदीश के पास जाकर उसके कान में बताती है। यह सुनकर जगदीश जी के चेहरे का रंग बदल जाता है। सिंघानिया के हिसाब से स्प्रा का घर बहुत ही छोटा था। स्प्रा सबको देखकर बहुत खुश होती है और आगे बढ़कर उनके पैर छूती है। स्प्रा सबको बैठने के लिए कहती है और खुद किचन में चली जाती है। सुहा भी जाने में अपने कदम बढ़ाने वही वाली होती है, पर उससे पहले काव्या उसे मना करते हुए कहती है, आप बैठिए, हम आप दोनों से बात करनी है। सुहा उनकी बात सुनकर रुक जाती है। जगदीश और सुहा अब तक खड़े हुए थे। विशाखा दोनों को खड़ा देखकर कहती है,
आप भी बैठ जाइए। विशाखा के कहने के मुताबिक जगदीश जी और सुहा भी बैठ जाते हैं। उसके मुंह से इस वक्त कुछ निकल नहीं रहा था। उन्हें भी पता है कि सिंघानिया परिवार कैसा नाम है। सुहा ने पहले ही बता दिया था कि सिंघानिया के साथ रहकर आ रही है। काव्या दोनों का फेस एक्सप्रेशन को देखते हुए कहती है, सबसे पहले तो हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप लोगों से पूछे बगैर हमने आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से तय कर दी है। मैं शौर्य की माँ तो नहीं हूँ, लेकिन माँ जैसी ही हूँ। मेरा नाम काव्या सिंघानिया है और ये मेरे पति हैं आदित्य सिंघानिया। आदित्य सिंघानिया नाम से जगदीश और सुहा फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी सिंघानिया के साथ रहती है, लेकिन आदित्य सिंघानिया के साथ रहती है, इसकी खबर दोनों को बिल्कुल भी नहीं थी। दुनिया में और भी सिंघानिया हैं, तो बस जगदीश और सुहा ने यही समझ लिया था कि स्प्रा किसी सिंघानिया के साथ रहती है और वह बहुत ही बड़ा खानदान है। दोनों को खड़ा देखकर काव्या कहती है, आप दोनों खड़े क्यों हो गए? इतने बड़े लोगों के साथ बैठना हमें शोभा नहीं देता। सुहा कहती है तो काव्या तुरंत उसका जवाब देती है, हम भी इंसान हैं, ऊंच नीच कोई मायने नहीं रखता, इसलिए प्लीज़ आप बैठिए। काव्या अब सौरभ, विशाखा और पृथ्वीराज के दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, हमें पता है आप शौर्य की हरकत की वजह से परेशान हैं। उन्होंने जिस तरह आपकी बेटी से शादी की वो गलत था। जगदीश काव्या की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। काव्या अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहती है, हमारी भी एक बेटी है। अगर हमारी बेटी के साथ कोई ऐसा करता तो हम भी नाराज़ होते और उसके साथ रिश्ता जोड़ने से भी बहुत हिचकिचाते, लेकिन हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं आपकी बेटी वहाँ खुश भी रहेगी और अच्छे से भी रहेगी। शौर्य ऐसी जगह पला बड़ा जिसमें उसे कोई परिवार के मायने सीखने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था, इसलिए वह ऐसा बन गया था। अपनी जिद के वह कुछ भी करता है। जगदीश को तो बस कल रात का याद सता रही थी। काव्या बस कही जा रही थी, शौर्य दिल की बुरी नहीं है, बस उन्हें जब लगता है कि कोई उनके प्यार को चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें उनसे दूर कर रहा है, तो वह बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। स्प्रा अब सभी को पानी देने के लिए आती है। सभी पानी ले लेते हैं। पानी देने के बाद स्प्रा चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आती है। सभी चाय लेते हैं और काव्या चाय खत्म करने के बाद अपनी जगह से उठती है और कहती है, आखिर में हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम आपकी मर्जी के बगैर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में सौंपना है। जगदीश फर्श को देखते हुए कुछ सोचते हैं और फिर स्प्रा की ओर देखते हैं, जो उम्मीद भरी निगाहों से जगदीश जी को ही देख रही थी। जगदीश अब सिंघानिया परिवार को देखते हैं तो उनके जवाब का ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ आधे घंटे तक तो जगदीश चुप ही रहते हैं। सुहा के मन में तो बस यही सवाल उमड़ रहा था कि जगदीश क्या जवाब देंगे। जगदीश अपनी जगह से उठते हैं और फिर स्प्रा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, तुमने जब मुझे पहले कहा था कि तुम्हें उनके और उनके परिवार के साथ ही रहना है, तो मैं यही सोच रहा था कि कहीं वे लोग भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं, पर अब पता चला कि तुम्हें एक ससुराल नहीं बल्कि एक घर मिला है। जगदीश की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कान आ जाती है। जगदीश अब स्प्रा के गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, हमें बस इतना चाहिए कि तुम जहाँ भी रहो बस खुश रहो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। स्प्रा इमोशनल होकर जगदीश को देखते हुए कहती है, पापा। इसके इतना बोलते ही जगदीश जी कहते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम अपनी बेटी की शादी सिंघानिया परिवार में करने के लिए तैयार हैं। स्प्रा खुशी से जगदीश जी को अपना हक कर लेती है और तभी जगदीश जी आगे कहते हैं, रिश्ता आगे बढ़े उससे पहले मैं एक बात अपनी बेटी को बताना चाहता हूँ। यह सुनते ही सभी असमंजस में पड़ जाते हैं। तो क्या चाहते हैं जगदीश जी? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।